हेलो फ्रेंड्स, तो इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं जो रीट एग्ज़ाम आज जो है वो इस संस्थान के अंदर जो कंडक्ट किया गया था उसके अंदर जो हमें लैंग्वेज 2 जो हमारी इंग्लिश के रूप में है उसके अंदर जो 30 क्वेश्चन हमें इंग्लिश के मिले थे उनके सॉल्यूशन जो है हम इस सेशन के अंदर दोस्तों करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था जो आपके पेपर का 61 था, एक पैसेज जो है वो आपको मिला था पोयम के रूप में और इसके अंदर से आपको क्वेश्चनों के आंसर जो है वो दोस्तों देने थे। देखिएगा, सबसे पहले आप इसको अच्छे से जो है वो पढ़िएगा। जब भी आप कभी एग्जामिनेशन दें आपको इस प्रकार का एक पैसेज मिलेगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करें, कॉम्प्रिहेंसिव जो है अपना डेवलप करें और उसी के आधार पर कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में मिलने की दोस्तों संभावना रहेगी। तो इसी के अंदर से जो हमारा पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों वो ये था कि एक H और L की जो साउंड यहां पर आई, देखिए यहां H का साउंड है, इसके बाद यहां हाई बोला गया, इसको हम बोलेंगे हैव। क्या कहते हैं? हैव बोला। देखिएगा यहां इसकी साउंड आई, फिर है के अंदर यहां हनी है के अंदर साउंड आया, इसके बाद लिव ले के अंदर साउंड आया। इसी प्रकार देखिएगा लाउड, यहां पर भी जो है वो दोस्तों ले के रूप में साउंड आया। इसने कहा कि जो H और L का जो साउंड है जो रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एलिट्रेशन, क्योंकि चक्कर रहता है एसोनेंस में और एलिट्रेशन में। तो यदि आपकी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कोई व्यंजन ध्वनि यदि रिपीट हो रही है तो दोस्तों वो आपका एलिट्रेशन है। और यदि कोई वोवल साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, स्वर यदि कोई रिपीट हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा एसोनेंस। तो यहां देखिएगा है का ले का साउंड है, इट मीन्स ये व्यंजन है, और यदि व्यंजन रिपीटिशन है तो उसे दोस्तों हम कहते हैं एलिट्रेशन जो है वो कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, द पोइट विशेज टू गो टू, यानी पोइट की इच्छा क्या थी, यानी किस प्रकार के स्थान पर चले जाने की इच्छा थी। पहला क्वेश्चन था क्वाइट प्लेस, मतलब शांत स्थान पर, दूसरा बिजी लाइफ बिजी सिटी में, तीसरा सोने की, और चौथा जो है वो रोड वे के ऊपर जो है क्वेश्चन जो है वो दिया गया था। और यदि आप इस पैसेज को दोस्तों ध्यान से पढ़ते तो आपको जो है इसके अंदर आंसर मिलता। देखिएगा ये रोडवे जो है, यहां ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां तो ये खड़ा हुआ था, यहां जाने की उसकी इच्छा नहीं थी, वो चाहता था देखिएगा कि सम पीस देयर यानी ऐसी जगह जाना चाहता था कि जहां पर जो है वो शांति हो दोस्तों। तो आंसर होगा क्वाइट प्लेस, उसकी इच्छा थी कि वो एक क्वाइट प्लेस के ऊपर जो है वो चला जाए। तो 62 का हो जाएगा नंबर 1। अब यहां पर एक जो प्लेस दिया हुआ था दोस्तों इनिसफ्री, कि इनिसफ्री क्या है? तो इनिसफ्री जो एक ऐसी जगह थी जो एक लेक यानी झील के किनारे जो है ना ये बनी हुई थी। तो आप इस पूरे पैरे को पढ़ेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये लाइनें आएगी, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। शोर का मतलब होता है किनारा, कि जहां पर वो गया, जब वो उठा, कह रहा है कि आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, कि किनारे के, यानी वो जो किनारा जो था उसके पास पानी के गिरने की धीमी आवाज जो है ना उसको सुनाई दे रही थी। मतलब वो जिस जगह सो रहा था या जिस जगह उसकी सोने की इच्छा थी कि जहां मैं जागूं तो इस प्रकार की चीजें जो है मुझे सुनाई देनी चाहिए। तो एक ऐसे स्थान पर बिजी सिटी है, सी साइड रेसोर्ट यहां से कट सकता था। देखिएगा रेसोर्ट का मतलब जो होटल वगैरह जो है, और हिल स्टेशन का कोई जिक्र आया नहीं है। तो ऐसी जगह जाना चाहता था जो किसी झील के क्या हो, किनारे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द लिटिल बेबी वॉज लाइक एन ऑक्टोपस ग्रैबिंग फॉर एवरीथिंग इन साइट। छोटा लड़का कह रहा है कि ऑक्टोपस की तरह है, यानी ऑक्टोपस की तरह था, ग्रैबिंग फॉर एवरीथिंग इन साइट, जिसकी साइट इतनी मतलब बेस्ट थी कि वो हर चीज को क्या कर लेता था, पकड़ लेता था। तो व्हाट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर जो है वो कौन सा लिटरेरी टर्म जो है वो यूज हुआ है दोस्तों। तो यदि आपने अच्छे से अभी प्रिपरेशन करा है तो देखिए लाइक वर्ड है और हमने पढ़ा है कि एज, लाइक या सो, इनसे यदि सेंटेंस के अंदर कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है दोस्तों, तो वहां पर हमारा जो फिगरेटिव लैंग्वेज जो होगा, हम यूं कहें कि वहां लिटरेरी टर्म जो होगा दोस्तों वो होगा सिमिली का। और यहां देखिएगा इस लिटिल बेबी जो है इसकी तुलना की जा रही है ऑक्टोपस से, और किस वर्ड के द्वारा? एज वर्ड के द्वारा जो है वो की जा रही है। इसलिए यहां हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा? सिमिली जो है वो आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
आगे वाला क्वेश्चन है विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन मानवीकरण, कि जो अनएनिमेट थिंग्स है ना, ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव है, जैसे सन कह सकते हैं हम, मून कह सकते हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो इस दुनिया के अंदर अपना सजीव अस्तित्व नहीं रखती है, लेकिन पोयम के माध्यम से कवि उन वस्तुओं को इस प्रकार से हम लोगों के सामने प्रेजेंट करता है कि उनके अंदर भी जीवन है, वो भी उसी प्रकार से बोल सकती है, उसी प्रकार से कार्य कर सकती है जिस प्रकार से एक मनुष्य जो है वो कार्य कर सकता है। तो वहां पर जो लिटरेरी टर्म यूज किया जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण करना। तो जो 4 सेंटेंस आपके सामने है उसके अंदर से इसने ये पूछा है कि कौन सा उदाहरण जो है वो पर्सोनिफिकेशन का नहीं है। तो पहला देखिएगा, लव इज ब्लाइंड। इसने कहा कि प्यार अंधा होता है। तो देखिए लव जो है ना, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक निर्जीव वस्तु है, और लेकिन कह रहा है कि प्यार अंधा होता है। तो अंधा तो कौन होता है? मनुष्य होता है। तो इस लव के अंदर भी वो क्वालिटी दिखा दी जो क्वालिटी किसके अंदर होती है दोस्तों? मनुष्य के अंदर होती है। तो ये तो पर्सोनिफिकेशन का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव जो है वो सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस भी क्या है? निर्जीव वस्तु है, हम यूं कह सकते हैं कि एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या है? अदृश्य विचार है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और उसको भी एक अध्यापक के रूप में जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि हम जानते हैं कि अध्यापक का काम तो एक व्यक्ति ही करता है, लेकिन इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, इस एक्सपीरियंस को भी एज ए ह्यूमन बीइंग जब रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये भी उदाहरण किसका बन जाएगा दोस्तों? पर्सोनिफिकेशन का बन जाएगा। मतलब अभी तक हमें हमारा आंसर नहीं मिला है। तीसरा देखिएगा कि डेथ। डेथ का मतलब मृत्यु। लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, कि मृत्यु जो है वो अपने ठंडे हाथों को क्या करती है? राजा जो है उनके गले जो है उनके ऊपर रख देती है। लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स मतलब किंग्स के ऊपर रख देती है। तो देखिएगा गले के ऊपर हाथ जो है, हम यहां से देखते हैं, हाथ जो है ना ये तो मनुष्य के होते हैं, मृत्यु के कभी हाथ नहीं होते हैं। लेकिन मृत्यु को भी इस प्रकार से दिखाया गया है कि मृत्यु के भी क्या है, कि मृत्यु जो है वो भी दोस्तों हाथ रखती है। तो इस मृत्यु के भी हाथ दिखा दिया, मतलब इसको मनुष्य की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये भी आपका पर्सोनिफिकेशन का आंसर है। हमें बताना है कि कौन सा नहीं है दोस्तों। तो ये वाला आंसर हमारा बनेगा, क्योंकि ही जो है ना एक मनुष्य ही है, और हमें पता है कि ही जो है वो आपका मैस्कुलाइन है, उस पुलिंग है, यानी एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, जैसे हमने कहा राम, इस राम के लिए हम यूज करते हैं किसका? ही का। यानी मेन के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? ही। और यहां सेंटेंस में क्या दिया हुआ था? ही दिया हुआ था। इसलिए क्या होगा? ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार का क्या है? स्टार है। तो ही यहां पर ही का कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं किया गया है। आंसर बनेगा 4 नंबर। 5वां चलते हैं, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द कोऑर्डिनेट कंजक्शन। 2 प्रकार के कंजक्शन, सुबॉर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसने ये पूछा है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग जो है वो हुआ है। तो हमें वो सारे कंजक्शन याद करने हैं कि कोऑर्डिनेट में कौन से आते हैं और सुबॉर्डिनेट के अंदर कौन से आते हैं। तो यहां देखिएगा आपका लिस्ट, बट दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है, और देखिएगा ऑल्दो दिया हुआ है। तो यहां आपका जो लिस्ट है, जो इफ है और जो ऑल्दो है, ये आते हैं दोस्तों सुबॉर्डिनेट कंजक्शन में। लेकिन बट जो आपका है, बट हो गया, यट हो गया, स्टिल हो गया, या हम बात करें सो की, फॉर की, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी एज वेल एज, बोथ एंड, नो लेस देन, ये वो सारे कंजक्शन है जो एक कोऑर्डिनेट सेंटेंस के रूप में जो है वो यूज किए जाते हैं। तो हमें आंसर होगा दोस्तों इसमें हमारा 2 नंबर। आगे देखते हैं, कंजक्शन भरना था, यू वर्क हार्डर यू विल फेल। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो दोस्तों यहां आंसर आएगा क्या? अनलेस। क्या लगाएंगे? अनलेस। इफ नहीं आएगा। यदि आप यहां इफ रख के देखोगे तो ये कहेगा यदि, क्या कहेगा? यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या है? यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो दोस्तों ये सेंटेंस नहीं बनेगा। अनलेस का मतलब होता है यदि तुम नहीं, कि यदि तुम जो है वो कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे? फेल। तो आंसर क्या होगा? अनलेस। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, एवरी बॉय एंड गर्ल, और क्लियर नियम है कि यदि किसी भी 2 नाउन जो एंड से जुड़ी हुई है उनमें से किसी एक के साथ या दोनों के साथ, यदि एवरी है, यदि ईच है, यदि आइदर है, यदि नाइदर है, या वन है, तो जो हमारी वर्ब यूज होगी दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। और वैसे भी देखा जाए तो ये वर आपका प्लूरल है,
हैव आपका प्लूरल है और आर क्या है, प्लूरल है। इन तीनों में जो सिंगुलर वर्ब आई है दोस्तों वो एक ही आई है, क्या, वॉज। और नियम क्या कहता है कि यदि दो संज्ञा जो एंड से जुड़ी हुई है, यदि उन दोनों में से किसी एक से पहले या दोनों, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या वन से जुड़ी हुई है, तो वर्ब आपकी हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट एंड द मैन्युफैक्चरर। तो देखिए एंड से इस बार भी दो नाउन जुड़ी हुई है, एक आपकी जुड़ी है गवर्नमेंट और दूसरी क्या जुड़ी हुई है, मैन्युफैक्चर। तो नियम क्या कहता है कि यदि एंड से दो नाउन जुड़ी हुई है और यदि उन दोनों से पहले आर्टिकल आ रखा है, दोनों से पहले क्या रखा है, आर्टिकल आ रखा है, या दोनों से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, माई, आवर, योर एक्सेट्रा, तो आपकी वर्ब जो आएगी वो वर्ब आएगी दोस्तों प्लूरल। क्या आएगी, प्लूरल। और इन चारों ऑप्शंस में से प्लूरल वर्ब हमारी कौन सी है दोस्तों, वर्ब जो है इसका यूज होगा। और यदि आर्टिकल या हम यूं कहें कि पजेसिव एडजेक्टिव यदि एक से पहले लगता है तो हमारा आंसर जो बनेगा वो सिंगुलर वर्ब के रूप में बनेगा। ये आपका इन्फ्रेंस के अंदर से क्वेश्चन था कि थ्रेड्स आर फाइन, थ्रेड्स महीन तागे को बोला जाता है कि वो अच्छे हैं। दूसरा सेंटेंस कहा कि यू हैव टू पे फाइन फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक, यानी आप यदि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो इसके लिए आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर भी फाइन वर्ड है और यहां पर भी क्या है, फाइन वर्ड है। इस फैलेसी की डायरेक्ट पहचान यही मिल जाएगी, एग्जाम में आने लायक इस प्रकार की स्टेटमेंट है। देखिएगा यदि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है और उन दो स्टेटमेंट में यदि एक जैसे ही शब्द हमें दे रखे हैं और आप जब आगे भी पढ़ेंगे देखिएगा तो यू कैन पे थ्रेड्स फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, कि आप जो है ट्रैफिक रूल्स जो है वो बिगाड़ने के लिए थ्रेड्स मतलब तागे जो है ना वो चुका सकते हैं दोस्तों। तो ये कोई सही इन्फ्रेंस जो है वो निष्कर्ष नहीं निकला है। तो इस प्रकार की फैलेसी जो आपकी कहलाती है वो कहलाती है दोस्तों फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन। और इसकी पहचान आपको बड़ा इजीली पहचान मिलेगी, जो दो स्टेटमेंट दिए होंगे उनमें एक वर्ड जो है दोस्तों ये कॉमन मिलेगा और जिनके दो मीनिंग होंगे। यहाँ इस फाइन का मतलब होगा अच्छा और यहाँ इस फाइन का मतलब जो है हम कह सकते हैं जुर्माना, या हम इस फाइन को महीन भी कह सकते हैं जो ऊपर वाला दिया हुआ है कि थ्रेड्स आर फाइन, महीन होते हैं या अच्छे होते हैं, लेकिन यहां इस फाइन का मतलब होता है जुर्माना। तो यदि एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग यूज हुए हैं तो बी श्योर दैट फैलेसी जो आपकी होगी वो कौन सी होगी, फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन जो है वो यूज होगी। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू प्रोसेस सेंटर्ड, यानी कौन सा ऐसा मूल्यांकन है जो प्रोसेस सेंटर्ड है, जो प्रक्रिया के ऊपर जो है आधारित है दोस्तों। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि दो प्रकार के असेसमेंट होते हैं, एक होता है एसए और एक दोस्तों हम बोलते हैं एफए, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट। तो जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है वो तो होता है दोस्तों एसए, जिसके बाद हम परिणाम देते हैं, अगली क्लास में प्रमोट करते हैं, जो अचीवमेंट बताता है, जो हमें बच्चे का रिजल्ट देता है एक प्रकार से। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया क्लासरूम में टीचर यूज करता है उस वक्त जो मूल्यांकन चल रहा होता है वो आपका कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो प्रक्रिया आधारित होता है ना। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और इसको या हम इसको टर्मिनल भी कह सकते हैं, ऐसे को ये अंतिम होता है। इसके बाद हम अगली क्लास में बच्चे को भेजना है या नहीं भेजना है, कौन सा ग्रेड देना है, ये हम निर्धारित करते हैं। और जो प्रोसेस यानी कक्षा कक्ष की जो प्रक्रिया जो चल रही है उस वक्त जो इवेल्युएशन किया जाता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट। सिंपल सी बात है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स which intensive support to help student to consolidate the basic knowledge। देखिएगा कि ऐसी शिक्षा जो किस पे आधारित हो, यानी व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम हो, यानी एजुकेशन के अंदर जो व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती है जो सपोर्ट करती है बच्चे को उसके बेसिक को कंसोलिडेट करने में या बेसिक नॉलेज को जो है उसको कंसोलिडेट या मजबूत बनाने में। तो इस प्रकार की कोचिंग क्या कहलाती है दोस्तों, रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। क्योंकि रेमेडियल टीचिंग मोस्टली क्या होती है, इंडिविजुअल होती है, यानी आप इंडिविजुअल लेके ही नहीं चलें, यानी रेमेडियल टीचिंग इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम भी है और आप इसको ग्रुप के अंदर या हम यूं कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक बच्चों को एक साथ में भी करवा सकते हैं। फिर देखिएगा रेमेडियल टीचिंग के अंदर जो मोटिवेशन दिया जाता है, व्हाट डज मोटिवेशन
डू इन द प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। जो रेमेडियल टीचिंग हमारा कार्यक्रम जो है उसके अंदर मोटिवेशन का रोल क्या है दोस्तों, तो नंबर 3 आपका आंसर जो है वो नहीं होगा, सॉरी नंबर 4 आंसर होगा कि इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। जो अभी बच्चे हैं उनके अंदर आप मोटिवेशन से सीखने के प्रति जो है वो रुचि पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यदि बच्चा रेमेडियल टीचिंग के लिए तभी तैयार होगा यदि वो प्रॉपर जो है वो मोटिवेट हुआ है। इलिजी की बात करते हैं। एन इलिजी इज ए पोएम रिटन, यानी इलिजी क्या है, तो नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, यानी इलिजी उस व्यक्ति की याद में लिखी जाती है जिसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु जो है वो हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच बाय वन कैरेक्टर इन द प्ले। प्ले में हो सकता है, स्टोरी में हो सकता है, या पोएम में हो सकता है, यानी एक सिंगल कैरेक्टर के द्वारा दिया गया ऐसा कोई भी स्पीच जो स्टोरी या पोएम के अंदर क्या कहलाता है दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं मोनोलॉग। क्या बोलते हैं, मोनोलॉग। असाइड भी एक प्रकार का जो है वो स्पीच है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जब बोला जाता है असाइड तब मंच के ऊपर कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होने की जो है वो जरूरत रहती है कि वो स्टेज पर होने चाहिए, ऑडियंस को वो सुन जाता है, लेकिन ऐसा अज्यूम करा जाता है कि वो व्यक्ति जो असाइड कर रहा है, जो अपने आप से बात कर रहा है, वो ये मानता है कि आसपास में जो लोग हैं उनको नहीं सुना है। लेकिन ये जो एग्जैक्ट जो बात जो दोस्तों बैठेगी वो बैठेगी मोनोलॉग के लिए, कि किसी भी प्ले, स्टोरी या पोएम में एक कैरेक्टर के द्वारा जो बोला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोलॉग कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट स्टोरी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हु अमंग दीज इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रिनिटी ऑफ इंडियन शॉर्ट स्टोरी। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं त्रिरत्न जो भारतीय शॉर्ट स्टोरी के माने जाते हैं उनमें से कौन सा नहीं था, तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो इस तिकड़ी के अंदर नहीं था। इसमें आर.के. नारायणन को माना जाता है, मुल्क राज आनंद है और राजा राव है। एग्जैक्ट आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ट्रिनिटी ऑफ इंडियन पूछ ले कौन से हैं, तो आर.के. नारायणन है, मुल्क राज आनंद है और राजा राव है। तो इनमें यह पूछा हुआ था कि दीज कौन सा नहीं है, तो हम आंसर देंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। द कंक्लूजन ऑफ ए स्टोरी इज कॉल्ड, कि जब कहानी का अंत हो जाता है, निष्कर्ष निकल जाता है, तो कहानी के अंत को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कहानी के अंत को बोला जाता है रिजुलेशन। ध्यान रखिए, जब एक ट्रेजेडी एंड होती है तो उसे बोलते हैं कैटास्ट्रॉफे, और जब एक कॉमेडी एंड होती है तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं डेनुला, या इवन हम उसको रिजुलेशन भी एक टाइप से जो है वो कह सकते हैं। क्लाइमैक्स वो जगह होती है जब दर्शकों का ध्यान सबसे ज्यादा जो है ना उस एपिसोड या किसी घटना पर होता है। हम यूं कह सकते हैं हाईएस्ट इंटरेस्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स के बाद एक्शन जो है वो अपने कंक्लूजन की तरफ गिरना जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। और एक्सपोजिशन जो होता है शॉर्ट स्टोरी के अंदर जब ओपनिंग होती है, या हम यूं कहें कि जब हम कोई कॉमेडी की जब ओपनिंग होती है जहां इंट्रोडक्शन कराया जाता है कैरेक्टर्स का, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोजिशन होता है। यानी एक्सपोजिशन से शुरुआत होती है किसी भी शॉर्ट स्टोरी की, या हम यूं कह सकते हैं नोवेल या ड्रामा की। इसने पूछा शॉर्ट स्टोरी का एंड क्या कहलाता है, तो रिजुलेशन कहलाता है। आगे देखिए प्लॉट क्या होता है, चाहे कोई भी ड्रामा हो, है ना, या कोई शॉर्ट स्टोरी हो, उसमें प्लॉट के बिना कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो कह रहा है प्लॉट कैन बी डिफाइंड एज, तो प्लॉट के अंदर जो पूरी कहानी है उसको किस घटना के अंदर जो है वो दोस्तों क्या करवाना है, यानी ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करना है, उसका सीक्वेंस जो है वो निर्धारित किया होता है। तो इसी एक लाइन को आप याद रखिए कि प्लॉट क्या होता है, तो प्लॉट होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ ए स्टोरी। एक कहानी के अंदर घटनाओं का जो क्रम होता है वो किस में दिया जाता है, प्लॉट में दिया जाता है। कह रहा है कि दिस टाइम शी इज लिविंग फॉर गुड, इस मुहावरे का अर्थ बताना था फॉर गुड, तो इसका मीनिंग होता है परमानेंटली, यानी हमेशा के लिए जो है वो उस जगह को छोड़कर जा रही थी। क्वेश्चन 2, शी इज वीक, यद्यपि वो क्या है, कमजोर है। वीक का स्पेलिंग जो है वो बाय मिस्टेक गलत हुआ है। कह रहा है कि दो शी इज वीक सी विल नॉट, यद्यपि वो कमजोर है लेकिन फिर भी समर्पण नहीं करेगी। फ्रेजल वर्ब भरना था गिव इन, और गिव इन का मतलब होता है समर्पण करना। तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि कमजोर है लेकिन वो समर्पण नहीं करेगी। 81 देखिए, इफ एन इंडियन स्पीक्स इंग्लिश, जो बाइलिंगुअलिज्म का हमारा नया टॉपिक लगा है, मल्टीलिंगुअलिज्म का, उस पर आधारित एक क्वेश्चन था। यदि एक भारतीय जो है, याद रखिए
इफ एन इंडियन स्पीक इंग्लिश ही कैन बी कंसीडर्ड एज, यदि एक भारतीय जो है वो क्या करता है, इंग्लिश बोलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे कहा जाता है एडिक्टिव बाइलिंगुअल जो है वो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दो स्टेटमेंट आपके सामने है, फोनेटिक को लेकर अच्छे से तैयार करिएगा इसकी थ्योरी। 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है कि ऑल नेजल कॉन्सोनेंट्स आर वॉइस्ड, बिल्कुल सही है कि जितने भी नेजल्स होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं कॉन्सोनेंट्स, वो सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है कि ऑल फ्रिकेटिव्स कॉन्सोनेंट्स आर वॉइसलेस, और जितने फ्रिकेटिव्स कॉन्सोनेंट है वो सारे वॉइसलेस होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों, तो इसमें केवल मात्र पहला कथन जो है ये वाला कि जितने नेजल होंगे ना वो सारे के सारे वॉइस्ड होंगे, लेकिन फ्रिकेटिव्स जो है इसमें से कुछ वॉइस्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वॉइस लेस की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। तो हमारा आंसर जो है इसने सही पूछा है, तो हम देंगे 1 नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच वर्ड हैज द लॉन्ग वाउल ई, यानी बड़ी ई का जो है वो कौन सा वर्ड जो है वो साउंड रखता है, तो देखिए लीव, ये वाला आ जाएगा, यानी हम इसको ऐसे बोलेंगे लीव। जब लिखेंगे तो इस प्रकार से जो है इसका फोनेटिक बनेगा, लीव जो है वो बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन थी कि वाउल्स क्या होते हैं, किसे हम वाउल्स कहते हैं, तो आंसर नंबर 1, यानी जब हम वाउल्स बोलते हैं तो हमारा मुंह जो है वो खुल जाता है, एन ओपन माउथ एंड द, और जो जीभ जो है नो टचिंग द टीथ, कि हमारी जीभ जो है ना वो हमारे दांतों को टच नहीं करती है, और टॉप ऑफ द माउथ, और ना और टंग जो है वो हमारे माउथ के ऊपरी हिस्से को जाकर क्या करती है दोस्तों, टच करती है। तो ये वाउल्स का कंप्लीट डेफिनेशन है। थ्योरी में ध्यान रखिए, पूछ लिया जाए तो वाउल क्या होता है, वाउल बोलते वक्त हमारा मुंह खुला रहता है, जीभ जो है वो दांतों को टच नहीं होकर टॉप ऑफ द माउथ, यानी ऊपरी जो हमारा तलवा जो है उससे क्या हो जाती है दोस्तों, टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड इन अ लैंग्वेज दैट फॉर्म सिस्टमाइज्ड पैटर्न इन कोल्ड, यानी ह्यूमन स्पीच साउंड को जब हम एक सिस्टमाइज्ड कर देते हैं, यानी सिस्टम के अंदर जब हम पैटर्न को रख देते हैं, तो उसे बोला जाता है दोस्तों फोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी। और फोनेटिक क्या होता है, यानी साइंस ऑफ साउंड जो होता है वो आपका फोनेटिक्स होता है। और जब हम किसी भी स्पीच साउंड को दोस्तों सिस्टम से लगाते हैं, सिस्टमाइज्ड जब हम पैटर्न के रूप में यूज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइलेबियल साउंड, कौन सी है, तो पै आपका बाइलेबियल साउंड होता है, बै आपका बाइलेबियल साउंड होता है, मैं आपका बाइलेबियल साउंड होता है, लेकिन न जो है वो आपका बाइलेबियल साउंड नहीं होता है। तो 3 जो है ना वो इंग्लिश में बाइलेबियल साउंड होते हैं, पै, बै और मैं। हमसे पूछा था कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक सूटेबल मॉडल भरना है। यू ब्लैंक बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड टू बी एलिजिबल टू वोट, कि आपको वोट डालने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्या है, ये दोस्तों कंपल्सन है। क्या है, कंपल्सन है एक प्रकार से, या हम कहें कि नेसेसिटी है, यानी अनिवार्यता है ना। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसमें अनिवार्यता दिखाई जाए, कंपल्सन यानी बाध्यता दिखाई जाए, तो वहां हम कौन सा मॉडल लगाते हैं दोस्तों, मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। यानी यहां हमारा आंसर क्या आएगा, मस्ट आएगा। हम शुड नहीं लगा सकते, शुड ऑप्शन देता है, लेकिन 18 साल के होने के बाद ही हम वोट जो है वो डाल सकते हैं। सीएलटी का क्वेश्चन था, सीएलटी क्या है, नंबर 1 लुक्स लाइक द नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, यानी ये क्या देखती है कि भाषा जो है ना उसको हम उसके नेचुरल पैटर्न या नेचुरल लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से सीख सकते हैं। एज द कंटेंट ऑफ स्पीच इज स्ट्रेस्ड, यानी जो भी कंटेंट हमें स्पीच के रूप में सीखना है दोस्तों, उसको हम नेचुरल वे से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये सीएलटी के अंदर बात आती है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा जो है उसका प्राइमरी यानी मुख्य कार्य क्या होता है। तो भाषा हम क्यों सीखते हैं, इंटरेक्शन करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए हम भाषा को जो है वो दोस्तों सीखते हैं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन था 90 ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर इंग्लिश बेस्ट अपॉन, कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर इंग्लिश जो है वो बेस्ट होती है दोस्तों। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी होता है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल भी होता है, पेडागोगिकल प्रिंसिपल भी होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ ऑल द अबव जो है वो आंसर
हो जाएगा दोस्तों। तो ये 30 क्वेश्चन जो है आज के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। धन्यवाद।